हेलो बच्चों, तो हम लोग आ गए आज क्लास 7th की एक चैप्टर को लेके, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फैक्ट। तो आज हम लोग इस चैप्टर्स को देखने केंगे और इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे इन सब चीज़ों को हम लोग आज डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आज की चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लिखा हुआ है डैट इज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रिक करंट की क्या है नहीं है, हम लोग पहले इसको समझते हैं। देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर से होके जो चार्ज फ्लो करता है, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका चार्ज है और यहाँ से होकर मान लीजिए अगर चार्ज फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के थ्रू, और वो भी कैसा है, तो क्लोज सर्किट है, तो कहा जाता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और देखिए अब लिखा हुआ है चार्ज कैरियर्स, कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्राइमरी चार्ज कैरियर। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोस्ट मटेरियल। यानी अगर ज़्यादातर मटेरियल में अगर देखेंगे हम लोग, तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्राइमरी कैरियर होते हैं। और हम किसी भी मटेरियल्स की हम लोग बात कर लें, सब वो मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे प्राइमरी कैरियर होते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक्स है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कहा है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो कह रहा है ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो किसी भी पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे में आपके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव, और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर सपोज कीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस पे अगर मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये होंगे नेगेटिव, और इस पे अगर प्रोटॉन अगर मान लीजिए चार्ज है तो कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है सिंपल भाषा में, तो किसी भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है जो इस पर जो भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसको वो बताता है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट थी उसको बोलते हैं कूलम, और कूलम को हम लोग सी से दिखाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 1 कूलम होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये सिंबल, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो लिखा हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ क्लोज सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है कि किसी भी क्लोज सर्किट से, जैसे मान लेते हैं सपोज ये आपका वायर है और यहाँ से अगर क्लोज सर्किट ये फॉर्म कर रहा है, तो कहता है हर एक सेकंड में इस वायर से जो चार्ज फ्लो कर रही होगी, चार्ज बोले तो क्यू, जो चार्ज फ्लो कर रही होगी इस वायर से होकर, यही क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो की जो दर है, दर मतलब 1 सेकेंड, एवरी 1 सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी क्लोज सर्किट में, वही क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो कह रहा है कि I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q/T। इसी को ऐसा लिखा हुआ है, जो हमारा I होता है दैट इज, अगर हम लोग बात करें तो I इक्वल टू क्या होगा, Q/T। ठीक है, अब जहाँ पर जो I है वो करंट को दिखा रहा है, जो Q है वो चार्ज को दिखा रहा है, T जो है वो टाइम को दिखा रहा है।
और देखिए यहाँ लिखा हुआ कि ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर होती है। अब थोड़ा यहाँ समझते हैं। अगर हम लोग एस आई यूनिट ऑफ आई की बात करेंगे, एस आई यूनिट ऑफ आई जो होगा, याद रखिएगा, एस आई यूनिट ऑफ क्यू बाई एस आई यूनिट ऑफ टी। तो याद रखिएगा एस आई यूनिट ऑफ जो क्यू होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कूलम, और टाइम का क्या होता है तो याद रखिएगा सेकेंड। अगर इसको हम लोग सिंबल में लिखें शॉर्ट में, तो कूलम को सी से दिखाते हैं और सेकेंड को एस से दिखाते हैं। सी बाई एस बोले या सी एस पे पावर -1 बोले, या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। और एम्पियर किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा एस आई यूनिट होता है करंट, वो कितने बराबर होता है, कूलम पर सेकेंड, कूलम इनवर्स, इसी को बोलते हैं एम्पियर, जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ क्लोज सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला इसकी क्या होती है, तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, जो आपका आई होगा वो क्यू बाई टी के बराबर होगा, और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो कितने बराबर होगा, कूलम पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं कूलम इन सेकेंड इनवर्स और एम्पियर। अब देखिए यहाँ एक, अब जो है टॉपिक से डैट इज इलेक्ट्रिक सेल। अब देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक सेल को समझने से पहले जो फिगर मैंने आपको दिखाया है, इस फिगर को समझना होगा। आपके घर में जो टॉर्च की बैटरी होती है, आपने देखना उस टॉर्च में ऊपर में एक ऐसा डॉटेड होता है ना, और नीचे एक गोल सा होता है, ठीक है। तो इसके जो हमने उसको खोल के आपको इस फिगर में समझाया है, जो ऊपर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल्स, और उसके बीच में एक जो केमिकल्स ब्लैक ब्लैक डाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल के चारों तरफ इसको साट दिया जाता है, और इसी इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वही चार्ज जो होता है वो बैटरी में एज अ करंट स्टोर करने का काम करता है, क्योंकि वो जो चार्ज होंगे वही चार्ज वो पॉजिटिव प्लेट्स पे आ जाते हैं, और वही चार्ज जो फ्लो करता है सर्किट में, तो आप देखोगे कि बैटरी से बल्ब क्या होते हैं, जलते हैं। तो होता ही क्या है इलेक्ट्रिक सेल, तो याद रखिएगा इट कंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। ये क्या करता है, दो प्लेट के बीच में, कहने का मतलब अगर ये एक प्लेट है और सपोज ये एक प्लेट है, तो दोनों प्लेट के बीच में क्या करता है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस को कंटेन करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो दो पोटेंशियल के बीच में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ +5 और यहाँ मान लेते हैं -3, +5 मान लेते हैं सपोज, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ -3 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंस आ रहा है वही इसकी क्या होगी, इस दोनों प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस होगी। कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो सेल होते हैं, सेल के टाइप्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं ड्राई सेल और एक को बोलते हैं वेट सेल। ड्राई सेल क्या होते हैं, जैसे आपके जो टॉर्च में जो बैटरी लगते हैं वो ड्राई सेल होते हैं, वही आपके इन्वर्टर में जो बैटरी लगते हैं वो वेट सेल होते हैं। वेट सेल मतलब भीगा हुआ, मतलब उसमें पानी दिया जाता है, और जो ड्राई सेल होते हैं, ड्राई सेल में पानी नहीं दिया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ के बाद बोला जा रहा है बैटरी क्या होता है, तो याद रखिएगा ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इज नोन एज बैटरी। जब 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में जब कनेक्ट किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी, ठीक है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए अब बैटरी का सिंबल कैसा होता है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल इस तरह का होता है,
आगे बताएंगे इसके बारे में। तो कहता है जब एक या एक से अधिक बैटरी, तो मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल्स, फिर नेक्स्ट बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल्स, नेक्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल्स, अगर इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, अगर जोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। ठीक है, तो बैटरीज क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज नोन एज बैटरी। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि वायर्स क्या होते हैं, तो कह रहा है कि मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, जो वायर होते हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल्स के बने होते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल्स मतलब कॉपर और एल्युमिनियम्स, जो हेल्प करता है, हेल्प्स इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में क्या करता है, मदद करता है। तो सिंपल भाषा अगर आपसे कोई पूछे कि वायर्स क्या होती है, तो लिखेंगे इट इज़ मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम्स विच हेल्प्स इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब क्या होता है, तो याद रखिए सिंपल, कन्वर्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद देखिए स्विच लिखा हुआ है, स्विच क्या होता है, तो स्विच को जानने से पहले याद रखिएगा एक बल्ब में एक छोटा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट है, जो आपका देखना आपका घर में जो बल्ब होता है वो कुछ इस तरह का होता है, आई होप सबने देखा होगा, और उसमें ये लगा होता है, उसमें देखना बीच में कुछ इस तरह के लगे होते हैं। ठीक है, और उस बल्ब में बीच में कुछ ऐसा लगा होता है। तो ये जो होता है बाबू, ये ग्लास का बना होता है, और ये जो देख रहे हो ये जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। और टंगस्टन एक मटेरियल है जिसका सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू, एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू। आपसे कोई पूछेगा कि फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन क्या एक एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करते हैं तो यही टंगस्टन गर्म होने के बाद अपने से लाइट प्रोड्यूस करने लगता है। तो यहाँ क्या आपको याद करना है कि बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं वो किसके होते हैं, टंगस्टन के होते हैं, है ना। और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, तो याद रखिएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। कितने होते हैं, 3500 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए हम लोग स्विच को देखते हैं। स्विच क्या होता है, तो कह रहा है डिवाइस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो सर्किट में जो करंट जो फ्लो करता है उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारे स्विच को दिखाने की कोशिश किया है। आपने देखा होगा इस तरह के स्विच को, देखो क्या बोला है, SPST स्विच, है ना। तो जितने भी स्विच हैं आपके घर में होते हैं ये सारे यहाँ आपको दिखाया गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जानने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसको समझिएगा। जैसे मान लेते हैं सपोज ये, और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और मान लेते हैं सपोज ये बैटरी है ये, और फिर यहाँ पर एक और डायग्राम है जो इस तरह का है और इस तरह का है और इस तरह का है, और यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए जहाँ पर कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, क्लोज नहीं है, तो इस तरह के सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। सर्किट को शॉर्ट में CKT लिखते हैं। और यहाँ देखिए जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सर्किट। क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट। तो जिस सर्किट से होकर करंट फ्लो नहीं करेगा उसको हम लोग ओपन सर्किट बोलेंगे, और जिस सर्किट से होकर करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग क्लोज सर्किट बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, तो कह रहा है कंप्लीट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक पाथ जिससे क्या होता हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हो। इसको सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं,
ए पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ करंट लिखा हुआ है, क्या करना लगेगा, सॉरी यहाँ सही है, वैसा पाथ जिससे होकर क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के, पहला है ओपन सर्किट, क्या कर रहा है, करंट डज नॉट फ्लो एज द सर्किट इज इनकम्प्लीट। इस सर्किट से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है क्योंकि सर्किट क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए इससे होके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। जो क्लोज सर्किट होते हैं ये क्या होता है, करंट फ्लो एज सर्किट इज कंप्लीट। और यहाँ पर जो होते हैं करंट फ्लो करते हैं क्योंकि ये जो सर्किट होती हैं वो कैसी होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। तो ओपन सर्किट का सिंपल डेफिनेशन क्या बोलेंगे, दो सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इज नोन एज क्लोज सर्किट। और ओपन सर्किट में दो सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इज नोन एज ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का मैंने डायग्राम आपको दिखा दिया है, तो आप इस तरह बनाइएगा। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, तो याद रखिएगा वैसा मटेरियल जिससे होके करंट फ्लो करे। तो लिखा हुआ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम इज नोन एज कंडक्टर। जिस मटेरियल से होके करंट फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और जिसका एग्जांपल है कॉपर और एल्युमिनियम। इंसुलेटर क्या होता है, तो लिखा हुआ मटेरियल दैट डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जिसका एग्जांपल है रबर और प्लास्टिक। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी बाबू मेटल होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंडक्टर। और जितने भी आपको नन मेटल ले लो आप, है ना, नन मेटल ले लो, वो सब इंसुलेटर होते हैं, बस ग्रेफाइट को छोड़ के, है ना। तो जनरली याद रखिएगा कंडक्टर जिससे होके करंट फ्लो करता है और इंसुलेटर वो होते हैं जिससे होके करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इफेक्ट का मतलब होता है बाबू प्रभाव। तो प्रभाव क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट के दो प्रभाव होते हैं, दैट इज़ अ हीटिंग इफेक्ट, और जो सेकेंड है बाबू उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब का सिंबल होता है, ये मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही इससे करंट फ्लो करते हैं ये बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो। अब ये जो बल्ब ग्लो करने लगेगा, ये बल्ब जो ग्लो कर रहा है वो किसके वजह से कर रहा है, तो ये इस करंट की वजह से कर रहा है। तो अगर ये करंट इसमें फ्लो नहीं करता तो ये बल्ब ग्लो करता नहीं करता। तो इसलिए कहा जाता है ये जो इफेक्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट है। और बल्ब गर्म जो ग्लो करेंगे तो ग्लो करने के बाद क्या हो जाएंगे, हीट। और देखिए आपने ये भी देखा होगा आपके घर में जो हीटर होता है जिसमें खाना बनाया जाता है, वो हीटर वायर इस तरह के कॉइल लगे होते हैं। जैसे ही इसमें आप लाइन दोगे तो ये वाइटर जो हीटर का जो कॉइल होती हैं एकदम लाल हो जाता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही इसे करंट पास करते हैं ना तो करंट फ्लो करने लगता है, और करंट फ्लो करता है तो ये पूरा रेड हो जाता है। तो ये किस इफेक्ट को बताता है, ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो चलिए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट है क्या। कह रहा व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इट गेट्स हीटेड। जैसे ही कंडक्टर से हम लोग करंट को फ्लो करते हैं ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, ये सब क्या है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट देखिए आपको बता रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है पहले इसको पकड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज
यहाँ पर कोई वायर है, इस वायर से हमने क्या किया, एक बैटरी को जोड़ के इस स्विच से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, और सपोज करते हैं कि पहले, एक मिनट, पहले मान लेते हैं सपोज यहाँ पर ये स्विच जुड़ा हुआ नहीं है और यहाँ पर हमने किसी कंपास को रख दिया है। तो हमने क्या देखा, जब इस वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो इसकी जो कंपास की नीडल है वो इस डायरेक्शन में थी, लेकिन जैसे ही इसको इस तरह से जोड़ देते हैं स्विच को, ये कंपास की डायरेक्शन इधर हो जाती है। तो इससे क्या पता चला कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इस वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो डिफ्लेक्ट ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस करंट से, अगर वायर से अगर करंट ले जाएंगे तो इस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो कह रहा है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग वायर होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो बेटा याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती है, जब हम किसी वायर से करंट को फ्लो कराते हैं तो उस करंट की वजह से उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए आगे। अब इसमें सेफ्टी क्या मेजर्स करना चाहिए, है ना। जब हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज़ करते हैं तो क्या सेफ्टी अपनाना चाहिए। तो पहला कह रहा है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंस विथ वेट हैंड। कभी भी भीगे हाथ से इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नहीं छूना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा। यूज़ प्रॉपर इंसुलेशन फॉर वायर। आपको प्रॉपर वायर यूज़ करना चाहिए इंसुलेशन के लिए। अगर मान लीजिए अगर कहीं तार का ज्वाइंट है तो वहाँ पे प्रॉपर आप उसको टेप से यूज़ करें, है ना। आप कह रहे हैं अवॉइड ओवरलोडिंग इन सर्किट। अगर सर्किट में ओवरलोडिंग होती है तो ओवरलोडिंग से भी आपको बचाना चाहिए। ओवरलोडिंग का सेंस क्या है, अगर आप मान लीजिए घर में एक साथ 2 4 5 एसी अगर चला दोगे तो घर में क्या हो जाती है, ओवरलोड कर जाती है। आपके घर में इन्वर्टर होगा, आपने देखा होगा जब सडनली लाइट कटती है या घर में अगर 4 5 पंखे अगर एक साथ चलते हैं तो इन्वर्टर बीप करने लगता है। वो क्या बताता है कि आपके घर में ओवरलोडिंग हो गया है। तो ओवरलोडिंग से क्या होता है ना, जो आपके इन्वर्टर के वायर कॉइल्स होते हैं वो हीट होने लगते हैं। हीट होने के बाद क्या होता है, ओवरलोडिंग से वो जल जाता है। तो कहीं ना कहीं जलने से क्या होगा, घर में आग लग जाने की समस्या हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ओवरलोडिंग से भी हमें बचाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन हाउस होल्ड यूज़ में है, जैसे लाइट में, फैन में, अप्लायंस में। इन सब को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्रीज़ में अगर बात करें तो मशीन को चलाने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, इन सब को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। अब देखिए लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, कार, इन सब को भी चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, उसके सिंबल दिए हुए हैं। तो सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा होता है, तो याद रखिएगा इस तरह का। सेल का सिंबल ऐसा होता है, एक छोटा एक बड़ा। अगर बैटरी की बात करें तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। बैटरी देखिए किस तरह का है। बैटरी का सिंबल, जब एक या एक से अधिक सेल को जोड़ेंगे तो बैटरी का फॉर्मेशन होगा। देखिए प्लग की स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, याद रखिएगा। लेकिन वही अगर स्विच ऑफ की बात करें तो बीच में एक ब्लैक डॉट आ जाता है, ये बताता है कि आपका जो स्विच है वो कैसा है, क्लोज्ड है। अब देखिए इस तरह का कनेक्शन होगा तो इसको जॉइंट वायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है।
लेकिन वही अगर मान लीजिए वायर इस तरह से अगर है तो ये बताता है कि आपका वायर जो है वो ज्वाइंट नहीं है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब का सिंबल देखिए कैसा है, इस तरह का। इसी को हम लोग बल्ब को सिंबल में ऐसे दिखाते हैं या उसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रजिस्टर्स। रजिस्टेंस क्या होती है, आर। वो कैसा होगा, इस तरह का। रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है, तो रियोस्टेट का सिंबल देखिए ऐसा होता है। रजिस्टर के ऊपर में एक ऐसे एरो लगा दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। अब देखिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसा होता है, बीच में इधर प्लस इधर माइनस, है ना। इस अगर बीच में ए लिखा हो तो याद रखिएगा कैसा होगा, ये आमीटर होगा। और वही अगर इधर बीच में भी लिखा हो तो ये इधर प्लस इधर माइनस अगर हो तो ये वोल्ट मीटर को शो करता है। अब देखिए ये जो सिंबल है ये आपका फ्यूज का सिंबल है। इस तरह से अगर कहीं भी बना हो फिजिक्स में तो याद रखिएगा ये किसका सिंबल है, फ्यूज। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट refers to phenomena where electric current flowing through a conductor produce a magnetic field around it। ये कह रहा है कि जैसे ही हम किसी वायर में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं ये वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये कौन डिस्कवर किए थे, तो याद रखिएगा डिस्कवर बाय हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड इन 1820। कहता है कि 1820 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड। तो ऑस्टेड साहब जो थे उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट का खोज किया था। तो ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक इफेक्ट का खोज किया था, तो याद रखिएगा क्रिस्टियन ऑस्टेड। अब ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना कि एक वायर होता है, इस वायर में ये क्या करते हैं, करंट को पास कराते हैं और यहाँ पे वो क्या कर देते हैं, कंपास को रख देते हैं। और जैसे ही इसे करंट पास करते हैं तो ये क्या करने लगता है, इसकी जो निडल होती है वो हिलने लगता है, वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो देखिए तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, चलिए इसको समझते हैं। कह रहा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर ए मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड नियर बाई गेट्स डिफ्लेक्टेड। इसके नज़दीक में जो निडल मैग्नेटिक कंपास रखा गया है उसके निडल क्या करने लगते हैं, डिफ्लेक्ट करने लगते हैं। तो दिस डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय करंट। ये जो डिफ्लेक्शन है ये बताता है कि उस वायर के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस है। अगर सपोज अगर ये कंपास का निडल अगर नहीं हिलता, इस तरह से नहीं होता, तो हम कह देते कि इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम किसी मैग्नेट के पास किसी कंपास को ले जाते हैं तो उसकी निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यही सेम चीज़ हमको यहाँ भी देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी वायर में अगर आप करंट प्रोड्यूस कराओगे तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को किसने बताया था, तो इस एक्सपेरिमेंट को बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो कह रहे हैं रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी ऑब्जर्व। कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर, या सिंपल बोल सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए करंट वायर है, कहता है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर वो जगह जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो ये इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, है ना, इसको मतलब अपने तरफ खींचेगा। तो वो रीजन तक क्या कहलाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज कीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये जो वायर है ये वायर इसको अपने तरफ नहीं खींच पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड से ये बाहर रखा हुआ है।
तो कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है, वह क्षेत्र है जहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो वायर उसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वही रीजन जो होता है ना, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। उसके बाहर कोई भी रीजन नहीं होता है, उसके बाहर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक रीजन होती है अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्स बी ऑब्जर्व। तो इस चीज़ को यहाँ याद रखिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट लिखा हुआ है डैट इज कहता है कि लाइन्स इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इंटर द साउथ पोल। अब इसका क्या मतलब समझिए। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना है जो इधर से चला है और इधर पहुँचा है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है या कोई मैग्नेट है या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मान लीजिए आपका ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ से निकलेगी साउथ जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ जाएंगी। यानी हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, तो याद रखिएगा नॉर्थ से चलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। तो आपसे पूछा भी जाता है कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो याद रखिएगा नॉर्थ टू साउथ। लेकिन वही अगर मैग्नेट के अंदर देखा जाए तो ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाती है, साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ जाती है, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर कहाँ जाती है, नॉर्थ टू साउथ। और देखिए यहाँ पर कहा जाता है ना, इस पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, इस पॉइंट पर और इस पर। जैसा कि आप देखिए इस फिगर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज है, तो यहाँ पर देखिए लाइन क्लोजर है एक दूसरे से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, बहुत ही स्ट्रांग होंगी। तो कहा जाता है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पर एक दूसरे से क्लोज होते हैं ना, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ जाते हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है इसको समझते हैं। कहता मैग्नेट क्रिएटेड बाय पासिंग करंट थ्रू अ सोलेनोइड। कहता है कि किसी भी करंट से जब अगर हम पास करते हैं करंट को तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट। जैसे देखिए अगर मान लीजिए सपोज ये आपका वायर है, एक रॉड है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक वायर को लपेट दिया। अब जैसे ही इसको वायर को लपेटा तो ये क्या बन गया, याद रखिएगा सोलेनोइड। क्या बन गया, सोलेनोइड। अब इस सोलेनोइड से जैसे ही करंट फ्लो पास करेंगे तो याद रखिएगा इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, जब हम इसमें करंट को पास करेंगे। तो यही क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जब किसी सोलेनोइड से हम करंट को पास करते हैं तो वो सोलेनोइड एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए इसको समझते हैं। कर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल बाय एडजस्टिंग द करंट। यानी जो सोलेनोइड से जो करंट प्रोड्यूस, जो मैग्नेट प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को घटाकर या बढ़ाकर। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर ये सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड से अगर मान लीजिए अभी 10 एम्पियर का करंट जा रहा है तो इससे मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वही अगर इसको घटा के अगर 5 एम्पियर कर दिया जाए तो इससे निकलने वाला जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो करंट को घटा के बढ़ा के हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, करंट घटेगी तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, घट जाएगी।
और दूसरा कह रहा है कि कैन बी टर्न ऑन और ऑफ। अगर इस लाइन को हम यहाँ से अगर काट देंगे तो इसमें मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही लाइन देंगे ये सोलेनॉइड एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम लाइन को ऑन या ऑफ करके क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो याद रखें इसका यूज हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक बेल्स में, मोटर में, लिफ्टिंग हैवी लोड्स, एमआरआई मशीन में, इन सब चीज़ों में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब कह रहा है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है। तो आपने देखा होगा आपके घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल लगा होता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक बेल, एन इलेक्ट्रिक बेल इज अ डिवाइस दैट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बेल एक तरह की डिवाइस होती है जो किस पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस साउंड। और ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए भाई, तो याद रखिएगा टू प्रोड्यूस साउंड। अब इलेक्ट्रिक बेल का एप्लीकेशंस क्या है, इसकी इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा डोर बेल्स में, स्कूल बेल्स में, अलार्म्स में, फायर में, हम लोग इन जगह इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, उससे पहले आपको मैं इलेक्ट्रिक बेल दिखाना चाहता हूँ। आप इसको देखिए क्या क्या लगे हुए हैं, स्प्रिंग लगे हुए हैं, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर लगा हुआ है, हैमर लगा हुआ है, इसको गोंग बोलते हैं। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका लगा हुआ है स्विच, और यहाँ क्या लगा हुआ है बैटरी। तो कंस्ट्रक्शन में हमें इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए पहले इसको कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। खैर इलेक्ट्रोमैग्नेट कंस्ट्रक्शन में पहला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ए क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वुंड अराउंड द आयरन कोर। आयरन कोर के ऊपर एक वायर को लपेट दिया जाता है ना। इट बिकम्स मैग्नेटिक व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। और जैसे ही हम करंट पास करते हैं ये क्या बिहेव करने लगता है, एज अ मैग्नेट की तरह। जैसे देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल इससे लपेटा हुआ है ना, और जैसे ही इसमें क्या करते हैं करंट को पास करते हैं ये मैग्नेट हो जाता है, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि किसी भी आयरन रॉड के ऊपर जो वायर को लपेट दिया जाता है तो वह एज अ मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करता है। नेक्स्ट है देखिए आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, ए सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप दैट मूव्स टुवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन अट्रैक्टेड। एक सॉफ्ट आयरन का होता है ना, जो मूव करता है किसकी तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। जब आगे क्लास 10th में आप आओगे तो आपको आर्मेचर के बारे में पढ़ाया जाएगा। आर्मेचर कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक एक तरह का वायर, एक रॉड होता है, इसके ऊपर इस तरह से कॉपर का वायर लपेटा होता है बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप पंखे में कॉइल में देखते हो, वो क्या है आर्मेचर है। एक है हैमर। हैमर क्या होता है, जो बजता है, यही जाके उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट पे क्या होते हैं टकराते हैं। देखिए ये आपका हैमर है ना। कह रहा है अटैच टू अ आर्मेचर इट स्ट्राइक्स द गोंग टू प्रोड्यूस साउंड। और ये जो हैमर होते हैं वो गोंग से टकराते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। अब ये गोंग क्या होता है, तो याद रखिएगा मेटल ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक बाय द हैमर। जब जो ये हैमर जो होती हैं जब इस गोंग से टकराती हैं तो ये आवाज़ बजता है, टर्न से करता है। आपके स्कूल में जो बेल होते हैं, छुट्टी होता है, तो यही हैमर इस गोंग से क्या होते हैं टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। अब कह रहे हैं कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये क्या है, तो कहता है मेंटेन द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी तो बताया ही मैं, सप्लाइज टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये बैटरी क्या होती है, ये जो बैटरी लगी होती है यहाँ, ये इलेक्ट्रिक बेल को क्या सप्लाई प्रदान करती है। लास्ट देखिए स्विच। स्विच क्या होता है, तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। सर्किट में जो भी करंट जो फ्लो करता है, ये जो स्विच आप देख रहे हैं, सर्किट में जो भी करंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, स्विच। अब देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल।
आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक बेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक बेल्स वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती है, विच क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फोर्स टू मूव द आर्मेचर, जो कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करती है काहे के लिए भाई, तो जो आर्मेचर होते हैं उसको मूव्स करने के लिए। तो जैसे ही हम लोग बेल में लाइन, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, जो कॉइल होता है वो मैग्नेट तरह बिहेव करता है, और मैग्नेट क्या करती है, हैमर जो होते हैं हैमर पे फोर्स लगाते हैं, और जिससे हमारा जो बेल होता है वो बजना शुरू हो जाता है। तो यही है हमारा बेल, और इसी इस तरह की कनेक्शंस होती हैं, डायग्राम होती हैं, आपसे पूछा जाता है, तो इस डायग्राम को भी आप याद कर लीजिएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आई होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, जिस जगह से देख रहे हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे कौन बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं। तो यही वीडियोस थी इलेक्ट्रिक करंट से इफेक्ट, और मैंने अपने स्तर से कोशिश किया है इसको बहुत सिंपली वे में समझाने का। अगर समझ में आया हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आई होप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपने जो भी बच्चे हैं उनको ईज़िली ये पता चल सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कि आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए आज की जो चैप्टर्स है इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।